मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, कक्षा में स्वागत है। स्काइप वाले को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? द्रोण जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? वसुधा जी, वासुदेवन जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? चलिए जी। तो गुरुकुल वाले सुन रहे हैं ना जी? तो सिद्धि चल रही थी वातन युवती ही वतंडी चासो युवती चैती वातन युवती। तो पहले मैंने वतंडी का मैं बताया था कि वतंडी का सिद्धि करेंगे। तो वतंड प्रातिपदिक है और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से है। पूर्ववत जो है आप वतंड की जो वातंडी वतंडी जो बनेगा तो वतंडस्य गोत्रापत्यमिति वतंडी। वतंड जो है उसके गोत्रापत्य जो है आंगिरस गोत्र वाच्य होने पर, आंगिरस गोत्र अभिधेय होने पर जो है अपत्य अर्थ में जो है यही प्रत्यय होता है। वतंडाच इस सूत्र से हमने बताया था कल। तो वतंड और यही और कृत समासास्त्र सुपोधातु प्रातिपदिकयो ये करके वतंड यही हो गया। यही का यों का लोप कर दीजिए या नहीं भी किए तो लोप तो करना ही है। एक सूत्र है वतंड यही स्थिति में लुक स्त्रियाम है 4-1-109 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 4-1-109 नंबर सूत्र है। उसी वतंडा जो है ना उसके नीचे है 4-1-109। निकाल लिए सभी। 4-1-109। तो वो है लुक स्त्रियाम। गुरुकुल वाले निकाल लिए? हाँ। लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रियाम। स्त्री इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। दीर्घ इकारांत है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूं लुक स्त्रियाम। लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। स्त्रियाम ईकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन।
अनुवृत्ति है। वतंडात च से वतंडात की अनुवृत्ति आ रही है और आंगिरसे की भी अनुवृत्ति आ रही है। वतंडात च जो 4 1 8 है उससे वतंडात और कपि बोधा दांगिरसे से आंगिरसे की अनुवृत्ति आ रही है और गर्गादिभ्यो यही जो है उससे यही की अनुवृत्ति आ रही है। गर्गादिभ्यो यही 4 1 105 नंबर सूत्र है उससे यही की अनुवृत्ति आ रही है और गोत्रे कुजादिभ्यश्चपै से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और तस्यापत्यम का तो अधिकार चल ही रहा है। तस्यापत्यम जो है वो जो अर्थ विधायक जो सूत्र है 4 1 92 92 नंबर सूत्र उससे तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है। तद्धिता का अधिकार चल ही रहा है। ज्ञात प्रातिपदिकात प्रत्यय पर से सबका अधिकार चल रहा है। तो क्या अर्थ हुआ जी? यहां पर कह रहे हैं कि वतंडात प्रातिपदिकात, वतंडात पंचमी है ही तो वतंडात प्रातिपदिकात ये तो वतंडात प्रातिपदिकात पंचमी है वतंडात, इसलिए तस्माद उत्तरस्य उत्तरस्य वहां पर पहुंच गया तो हो गया वतंडात प्रातिपदिकात उत्तरस्य, ऐसा हुआ। वतंडात प्रातिपदिकात उत्तरस्य, वो जो उत्तरस्य है षष्ठी, यही जो अनुवृत्ति आ रही है वो भी षष्ठी में अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम से बदल दीजिए तो यही का हो जाएगा ययः, ययः, यही का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा ययः। तो वतंडात प्रातिपदिकात उत्तरस्य ययः, ययः लुक भवति। मैं बोल रहा हूं वतंडात प्रातिपदिकात उत्तरस्य ययः माने यही प्रत्यय से, ययः का मतलब हुआ कि यही प्रत्यय से लुक भवति आंगिरसे गोत्रे वाच्य, आंगिरस गोत्र वाच्य हो और स्त्रियाम माने आंगिरस गोत्र यदि स्त्री को कहने वाला हो तो आंगिरसे गोत्रे स्त्रियाम वाच्य, स्त्रियाम वाच्य या स्त्रियाम स्त्रीलिंग है तो अविधेयायाम वाच्यायाम, स्त्रियाम वाच्यायाम। तो इस सप्तमी को आपको जैसे मैंने सिखाया कि सप्तमी को पहले रखो तो ऐसा भी रख सकते हैं कि स्त्रियाम वाच्यायाम या स्त्रियाम माने आंगिरसे गोत्रे, आंगिरस गोत्र में स्त्री अभिधेय होने पर तो आंगिरस गोत्रे स्त्रियाम वाच्यायाम अभिधेयायाम वतंडात प्रातिपदिकात उत्तरस्य ययः लुक भवति। आंगिरस गोत्र स्त्री वाच्य होने पर माने आंगिरस गोत्र में स्त्री वाच्य हो, स्त्री वाच्य माने स्त्री को कहने वाले आंगिरस गोत्र हो तो आंगिरस गोत्र वाची स्त्री अभिधेय होने पर वतंड प्रातिपदिक से उत्तर यही का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर युवती को कह रहा है वतंडी जो है वह स्त्री अभिधेय है तो वतंड प्रातिपदिक जो है उससे परे यही का लुक हो गया क्योंकि आंगिरस गोत्र को कहने वाला स्त्रीलिंग माने आंगिरस गोत्र स्त्रीलिंग आंगिरस गोत्र अभिधेय है, स्त्री आंगिरस गोत्र अभिधेय है, पुरुष नहीं, स्त्री आंगिरस गोत्र अभिधेय है इसलिए या आंगिरस गोत्र में स्त्री अभिधेय है। आंगिरसे गोत्रे स्त्रियाम अभिधेयायाम, आंगिरस गोत्र में स्त्री अभिधेय होने पर वतन प्रातिपदिक से परे यही का लुक हो जाता है। तो लुक क्या है?
प्रत्यय से लुक लुपा, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक लुप है। तो यहाँ पर लुक हो गया तो यही चला गया तो हो गया वतंड। समझ में आ गया है जी? ये लुक स्त्रियाम का अर्थ समझ में आ गया है जी? आ गया? चलिए जी, अब जो है गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? तो वतंड माने बहुत सरल अर्थ है कि स्त्रीलिंग स्त्री अभिधेय होना चाहिए। आंगिरस गोत्र को कहने वाले जो भी शब्द होगा वह स्त्री अभिधेय होगा। तो आंगिरस गोत्र यदि वाच्य होगा स्त्री अभिधेय वाला, स्त्री को कहने वाला आंगिरस गोत्र यदि होगा, या आंगिरस गोत्र में यदि स्त्री अभिधेय होगा, तब जो है वतंड प्रातिपदिक से पर यही का लुक हो जाता है, तो वतंड है। और इस वतंड प्रातिपदिक माने वतंड जो हो गया, अब इस वतंड जो है इससे जो है स्त्रियाम ये जो है वतंड तो प्रातिपदिक है ही, तो स्त्रियाम के अधिकार में शारंगर वाद्यो नीन, इसे नीन प्रत्यय हुआ है। 7-1-73 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 7-1-73 7-1-73। अच्छा 4-1-73 में गलत बोल दिया, 7 बोल दिया ना, प्रमाद से गलत बोल दिया। तो 4-1-73 है। 4-1-73 शारंगर वाद्यो नीन निकाल लीजिए। शारंगर वाद्यो नीन लिख लिया, मैंने निकाल लिया। सारंगर वाद्यो नीन में पदच्छेद करते हैं। सारंगर वाद्ययः यकारांत पुंलिंग सारंगर वाद्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और नीन नकारांत पुंलिंग नीन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं कि यकारांत, चौथा यकारांत पुंलिंग सारंगर वाद्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और नीन नकारांत पुंलिंग नीन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले समझ गए जी? अब जो है समास, सारंगरवादी में पहले समास है। तो सारंगरव आदि ही येषाम ते सारंगरवादयः, माने सारंगरव आदि ही येषाम, जिन समुदाय जो है जिनके आदि अवयव सारंगरव होगा, उस पूरे समुदाय का नाम है सारंगरवादी। हिंदी में कहेंगे सारंगरवादया, माने सारंगरव आदि अवयव होगा जिनका, उसको कहेंगे सारंगरवादी। अब जो है तो एक गण पाठ, एक गण है, आप जो है सारंगरवादी जो है गण है, आप गण पाठ यदि आपके पास हो तो आप निकाल सकते हैं। उसमें वतंड शब्द पढ़ा हुआ है, उसमें जो है वतंड शब्द पढ़ा हुआ होगा। एक मैं देखता हूं मेरा निकलता है कि नहीं। ठीक है, मिल 4-1-73। यहाँ पर देखिए तो
जैसे दिया है सारंगरवादी, यदि आप काश का देखेंगे तो उसमें बताया है कि सारंगरवादिभ्यो अयंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीन प्रत्यय भवति। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा ही कि गीन प्रत्यय होता है सारंगरवादी प्रातिपदिक से और अयंत प्रातिपदिक से गीन प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। उदाहरण दिया है सारंगरवी कापटवी अयन मने अयनंतेभ्य मने अयंतेभ्य वैदी और भी। फिर आगे करेंगे जाति ग्रहणम अनुवर्तते अत्र अनुवर्तते, वो तो जो है वो भी आपको आगे बताएंगे। अभी इसमें जो ये करना है देखिए, इसमें दिया है यहां से देखिए सारंगरव कापटव गौगुलव ब्राह्मण गौत गौतम, और आगे है ऐसे ही है कि कामंड, जैसे कामंडलेय ब्राह्म कृतेय आनिचेय आनिधेय आशोकेय, ये हो गया। वात्स्यायन मौंजायन, ये फग हो गया। कैकसेय काव्य शैव्य, ये ऐसे ही जो है ए ही परिये ही आत्मरथ्य औदपान, मन उदपान शब्द हो गया। ऐसे सुंडिकाद्यंत प्रयोजति अराल चंडाल वतंड, ये देखिए वतंड शब्द है जाति ही। भोगवत गौरी मत संजायाम घादेशु नित्यम ह्रस्वार्थम, ये हो गया। तो ये यहाँ पर वतंड वतंड शब्द, तो सारंगरवादी जो गण है, आप गण पाठ देंगे देखेंगे, अलग से भी गण पाठ होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काशिका वृत्ति में भी आप देख सकते हैं, काशिका वृत्ति में भी गण पाठ है तो उसमें वतंड शब्द आया है। तो आप लोग यदि गण पाठ नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, सबसे लास्ट में वतंड शब्द है, यहाँ पर जाति से पहले है। तो वतंड तो ये सारंगरवादी गण में है। तो सारंगरव आदि ये शाम ते सारंगरवादय, सबके आदि अवयव सारंगरव है, इसलिए इस पूरे गण का नाम है सारंगरवादी। अब सारंगरवादी का ऐ के साथ समास है, माने सारंगरवादयश्च, माने सारंगरवादयश्च ऐच इति सारंगरवाद्यै, तस्मात् सारंगरवाद्ययः, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि माने सारंगरवादयश्च ऐच, तो ये जो है समाहार द्वंद्व समास है, उसी के गर्भ में सारंगरवादी है, इसलिए बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि गर्भ बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। समास सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? समास समझे जी? हाँ, जिसका आदि अवयव सारंगरव है। स्काई वाले समझे? तो ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, तो अनुवृत्ति एक तो स्त्रियाम का अधिकार है, स्त्रियाम का अधिकार है। ये 4-1 तीसरे नंबर सूत्र है ना जी, 4-1-3 स्त्रियाम सप्तमी एक वचन है, तो ये अधिकार है। समर्थानाम प्रथमात्मा इससे पहले तक जाएगा, तो इससे आगे कहे हुए जितने भी प्रत्यय हैं वह सब स्त्रीलिंग में होंगे। इतो गृह वक्षमाणा प्रत्यया स्त्रियाम भविष्यन्ति, स्त्रीलिंगे भविष्यन्ति, स्त्रीलिंग में होंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर 7-1-73 है। समर्थनाम प्रथमात्मा तो 4-1-82 नंबर सूत्र है, उससे पहले तक जाएगा। 4-1 जो
विरासी है, समर्थना पद्मात्मा, तो उससे पहले है दैव यज्ञी शौची वृक्षी सात्य मुगरी कांठे विधिभ्यो नितरस्याम। तो इस 7 मान 4 एक 81 तक जो है दैव यज्ञी शौची वृक्षी सात्य मुगरी कांठे विधिभ्यो नितरस्याम, यहाँ तक स्त्रियाम का अधिकार है। तो इसी के बीच में जो है 73 नंबर सूत्र है, 81 तक जाएगा तो सारंगरा वाद्य गुण यहीं तक है, मैंने 73 है, 4 एक 73, तो इसमें स्त्रियाम का अधिकार आ गया जी। और साथ साथ जो है स्त्रियाम का अधिकार आया, और एक सूत्र है वो है अनुपसर्जनात्, 4 एक 14 नंबर सूत्र है जी। चौथा अध्याय पहला पाद का 14 नंबर सूत्र है अनुपसर्जनात्। तो अनुपसर्जनात् की भी अनुवृत्ति आ रही है। अनुपसर्जनात् इस भी अधिकार सूत्र है। तो ये इसका भी अधिकार जो है वही वैसे ही दैव यज्ञी शौची वृक्षी सात्य मुगरी कांठे विधिभ्यो नितरस्याम, यहाँ तक अनुपसर्जनात् का भी अधिकार है। तो इसका अर्थ हुआ मैंने इतोग्रे वक्षिवाणा स्त्री प्रत्यया, इससे आगे कहे हुए जितने भी कहे हुए स्त्री प्रत्यय है, कहां तक? दैव यज्ञी शौची तक अनुपसर्जनात् भवन्ति, माने अनुपसर्जन से होते हैं। तो अनुपसर्जन का अर्थ होता है प्रधान, उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। यहाँ पर उपसर्जन मतलब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम नहीं लेना है, यहाँ पर उपसर्जन का मतलब ही है गौण। और अनुपसर्जन का अथवा न उपसर्जनम इति अनुपसर्जनम तस्मात् अनुपसर्जनात्, ये अकारांत नपुंसकलिंग अनुपसर्जन शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। तो अनुपसर्जन का मतलब हुआ मुख्य प्रधान। अनुपसर्जन का क्या अर्थ हुआ जी? मुख्य प्रधान। तो यहाँ पर एक है इससे आगे जो भी प्रत्यय होंगे स्त्रीलिंग प्रत्यय होंगे अनुपसर्जन से होंगे, माने प्रधान से होंगे, गौण से नहीं होंगे। समझ गए जी? तो वहां पर 4 एक 14 से इसमें जो है अनुपसर्जनात् इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। और प्रातिपदिका, जहां प्रातिपदिका से उसके तो अधिकार चल ही रहा है और प्रत्यय प्रत्यय का चल ही रहा है। और साथ साथ जो है यहां पर क्योंकि काचिका में लिखा है ना जाति ग्रहणम अत्र अनुवर्तते, जाति ग्रहणम अत्र अनुवर्तते, यहां पर जाति की अनुवृत्ति आ रही है। यहां पर जो है जाति की भी अनुवृत्ति आ रही है। और जाति की जो अनुवृत्ति है तो मनुष्य जाते हैं, तो मनुष्य जाते हैं, नहीं इससे नहीं, ये जो है ये तो मनुष्य जाते हैं। एक सूत्र है जाते रह स्त्री विषयादय पदार्थ 4 एक 63, क्योंकि मनुष्य जाते में से जाते लाएंगे तो मनुष्य भी साथ में आने लग जाएगा, इसलिए उसको न ला करके, क्योंकि मनुष्य जाते वह समस्त पद है ना, इसलिए उसको न ला करके आप जाते रह स्त्री विषयादय पदार्थ, जो जाते हैं शब्द है पंचमी एक वचन 4 एक 63 में, उससे जाते हैं की अनुवृत्ति ले आइए, मंडूक प्लूति से आएगा। यहाँ तक मंडूक प्लूति से आएगा। मंडूक प्लूति कहते हैं जैसे मेढक, मंडूक प्लूति का मतलब होता है फ्रॉग जैसे उछल उछल करके चलता है, स्थान छोड़ छोड़ करके चलता है, इसी तरह से मंडूक प्लूति गति से जो है कभी कभी सूत्र भी मैंने उछल उछल कर चलता है, कुछ सूत्रों को छोड़ करके चलता है, क्योंकि 3 प्रकार के अनुवृत्ति है। एक मंडूक प्लूति है,
दूसरा जो है गंगा प्रवाह है जिसको सर्पवत या गंगा प्रवाहवत है, और एक नीचे से भी अपकर्षण होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जाते की जो अनुवृत्ति है, जाते रह स्त्री विषय दो पदार्थ से जाते की अनुवृत्ति मंडूक प्लूति गति से आई है। तो ये जो लेना है सारंगरवादी जो शब्द लेना है वह जातिवाचक लेना है। इसलिए काष्ठकाव्य का तक कह रहा कि जाति ग्रहण अनुवृत्त तेन जाति लक्षणों गीश अनेन बाधित से, जाति लक्षण जो गीस है इससे बाधित होता है। न पुंगयोग लक्षण, माने पुंग योग लक्षण गीस नहीं बाधित होगा, परंतु जाति लक्षण गीस इसके द्वारा बांध दिया जाएगा। तो यहां पर जातिवाची सारंगरवादी जो है, तो अर्थ क्या हो गया, माने जातिवाचिनः, अलग अलग करेंगे तो जातिवाचिनः अनुपसर्जनेभ्यः सारंगरवादिभ्यः अयंतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः स्त्रियां गीन प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हुआ। माने सारंगरवादी जो है अनुपसर्जन जातिवाची सारंगरवादी तथा अयंत प्रातिपदिक दोनों होना चाहिए, जातिवाची होना चाहिए। तो जातिवाची अनुपसर्जन सारंगरवादी प्रातिपदिक और अयंत प्रातिपदिक से परे जो है स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय होता है। समझ गया जी? तो ये गीन किसको बांध लिया, जाति लक्षण वाले गीस, माने जिन जातिवाची प्रातिपदिक से गीस होगा उसको ये बांध, उसका ये अपवाद हो गया, उसको ये बांधता है। परंतु यदि पुंग योग लक्षण जो है गीस माने जो पुम माने पुमलिंग लक्षण वाले जो है उससे यदि गीस होगा तो उसको नहीं हटाएगा। जाति लक्षण वाले गीस, क्योंकि जाति की अनुवृत्ति आ रही है तो जाति लक्षण वाले गीस को तो बांध देगा ये, परंतु पुम योग लक्षण वाले गीस को नहीं बांधेगा। ये कह रहा है, तो बाद में बताएंगे, वो धीरे धीरे आएगा। अभी तो बस मूल सूत्र को समझिए, प्रथमा वृत्ति को समझिए कि सारंग माने जातिवाची सारंगरवादी प्रातिपदिक से परे और अयंत प्रातिपदिक, तो अय प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय ग्रहण तो अंत ग्रहणम, इसलिए अयंत हो गया। अयंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय होता है। ये इसका अर्थ हुआ कि जातिवाचिनः या जातिवाचिभ्यः, बहुत सारे हैं ना, तो जातिवाचिभ्यः सारंगरवादिभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अयंतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः स्त्रियां गीन प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया जी इसका अर्थ? हाँ जी। तो यहां पर जो है जातिवाची, तो वतंड जो है, हाँ जी हेलो, अर्थ नहीं लिख पाया तो ये प्रथमा वृत्ति में भी लिखा हुआ है, देख लो प्रथमा वृत्ति में, प्रथमा वृत्ति में देख लो, अब उसका सहारा ले सकते हो। जहां नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ये जो है जातिवाचीभ्यः प्राति मन अनुजातिवाचीभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः सारंगरवादिभ्यः अयंतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः, उसमें मैं अपने तरफ से परः केवल जोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। परः स्त्रियां ङीन प्रत्ययो भवति, स्त्रीलिंग में ङीन प्रत्यय होता है, तो ङीन हो गया। तो वतंड जो है यहाँ पर, वतंड जो यहीं का लुक हुआ, वतंड यहाँ पर वतंड का संतान है, तो संतान जातिवाची है ना जी, संतान क्या है जी, जातिवाची है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में वतंड जातिवाची, पहले वतंड जो था व्यक्ति विशेष था, जातिवाचक नहीं था वतंड।
परंतु वतंडस्या अपत्यम जो आपने कहा, वतंडस्या अपत्यम जो वतंड हुआ, वतंड के संतान का नाम भी वतंड है, समझे जी। वतंड के संतान का नाम भी जो है माने जो जो ये होगा, माने वतंड का संतान स्त्रीलिंग में वतंडी हुई, तो यहाँ पर जो वतंड है यही जो स्त्रीलिंग माने यही जो हुआ था, तो वातंड्य पुंलिंग में तो वातंड्य बनेगा क्योंकि यही है, तो यही का जो आदि को वृद्धि हो जाएगा और वातंड्य बन जाएगा, पुंलिंग में वतंड नहीं होगा, परंतु स्त्रीलिंग में यही का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर वतंड जो है जातिवाची है कि नहीं है, यहाँ पर संतान को कह रहा है न कि व्यक्ति को कह रहा है। और पुत्र शब्द जातिवाचक है, संतान शब्द जातिवाचक है, तो यहाँ पर जातिवाची वतंड शब्द से परे जो है यहाँ पर लिंग में नीन प्रत्यय हो गया, तो वतंड प्लस नीन अनुबंध लोग वतंड ई। इस स्थिति में यचिब हम आपको पहले पढ़ाया हूं ना जी। यकारादि रजादि प्रत्येक प्रत्यय पूर्व की भाषंज्ञा होती है और भाष के अधिकार में यह सेति चाहे वर्णांत और वर्णांत भाषण का लोप होता है, इकार और सब इसके परे रहते, ये पढ़ा दिया हुआ हूँ, सबको पढ़ा दिया हूँ ना जी, नहीं पढ़ाया हूँ? यह सेति पढ़ाया हूँ ना जी वसुधा जी? हाँ हमें लग रहा है कि पढ़ाया हूँ। तो वो जो है डकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हो गया, तो वतंड ई दीर्घ इकार है तो वतंडी। तो वतंड की जो संतान है, वतंड की जो संतान गोत्र संतान है वो वतंडी है, वो वतंडी है, समझ गया जी। अब वतंडी का युवती के साथ समास है जो कि हमने शुरू में बताया, वतंडी चासौ युवती च इति वातन युवती ही, ये तो वतंडी सु युवती सु पूर्वत ला करके, अब इसमें वतंडी सु युवती सु इसमें समास है, समास है निकाल लीजिए, वह है ओटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशावेहद्वस्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। ये 2:164 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है, 64 नंबर सूत्र है 2:1। हाँ जी 2:164 है। पोटा युवती स्तूक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। समझ गए? निकाल लिया सभी? तो अब चलिए इसमें समास करते हैं। पहले जो है पदच्छेद, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक, मैं गलत बोल दिया, जाति को देख लिया। पहले धूर्त ही तक ही है ना जी, पहले धूर्त ही तक करना है। तो अकारांत पुंलिंग ऐसा, अकारांत पुंलिंग पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक। धूर्त शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन और जाति ही इकारांत स्त्रीलिंग, जाति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया। अब जो है समास, पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहत च, तो है तो वेहत च वस्कयणी च प्रवक्ता च, प्रवक्ति का प्रवक्ता हो जाएगा,
श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनुवशा वेहद्वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्ताः तैः पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनुवशा वेहद्वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्तैः। समास सभी को समझ में आया जी? एक बार फिर बोलूं समास क्या बोलने वाले? देखो, पोटा च युवतीश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहच्च वस्कयनी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्ताः तैः धूर्तैः, पूरा करके धूर्तैः ऐसा हो जाएगा। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया और जाति स्त्रीलिंग है ही। अब जो है इसमें अनुवृत्ति लाएंगे। अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति एक सूत्र है, समानाधि कर है ना जी, समानाधि कर्णैहि समानाधि कर्णेन या मने समानाधि कर्णेन, ये जो है एक सूत्र है 2:1:48 48 पूर्व कालिक सर्वजगत पुराणन अब केवला समानाधिकरणेन, इससे समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। ये समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति पाद के अंत तक 2:1 जो 71 पाद के अंत तक जाएगा, तो समानाधिकरणेन की इसमें अनुवृत्ति आ गई जी। और तत्पुरुष, तत्पुरुष का प्रसंग है ही, वो तत्पुरुष तो शायद 2:1:20 नंबर शायद सूत्र है, नहीं 21 नंबर सूत्र है, 2:1:21 नंबर सूत्र है, तत्पुरुष का अधिकार है। तो ये तत्पुरुष अधिकार सूत्र है, इससे आगे जो भी समास कहे जाएंगे वो तत्पुरुष कहलाएंगे। तो ये 2:2:23 तक है, द्वंद्व समास से बहुब्रीहि समास से पहले पहले शेषो बहुब्रीहि जो है ना, अनेक मन पदार्थ है, शेषो बहुब्रीहि जो है उससे पहले पहले ये तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो है समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ गई, उससे पूर्व सदृश वाला जो बताया था आपको, और तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ गई। और जो महाविभाषा है, ये तो विकल्प से होता ही है समास, तो महाविभाषा 2:1:11 नंबर सूत्र है, विभाषा परिबैरज वह पंचम्या, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, महाविभाषा है, तो इस विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और उसके बाद जो है सुबह मंत्रित परागमत स्वरे जो है, उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है, 2:1:2 नंबर जो सूत्र है सुबह मंत्रित परागमत स्वरे से सुप की। और प्राकरण समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है, 2:1:3 है, प्राकरण समास से समास का समास करारा कर्मधारय से पहले पहले समास का अधिकार है, तो ये समास संज्ञा भी करता है और अधिकार सूत्र भी है, दोनों सूत्र है प्राकरण समास। और सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है 2:1:4 से, तो इतने की अनुवृत्ति आई। तो क्या अर्थ हो गया जी? इसका अर्थ हो गया, देखिए, पोटा युवती स्तूक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहत वस्कनी प्रवक्ति श्रोत्य अध्यापक धूर्त ही तृतीया बहुवचन है, तो इसलिए समानाधिकरणेन को भी आप तृतीया बहुवचन कर दीजिए, क्योंकि ये धूर्त ही तृतीया बहुवचन है, इसलिए वो भी समानाधिकरणेन को समानाधिकरणई ही ऐसा कर दीजिए। तो समानाधिकरणई ही समर्थ पद विधि की भी अनुवृत्ति यानी उसका तो है ही, पद संबंधी विधि समर्थ पद का सिद्ध होता है, तो समानाधिकरणई समर्थई सुबंतई सासुपा की अनुवृत्ति आ रही है जो, तो समानाधिकरणई समर्थई, समर्थई इसमें जोड़ दीजिएगा, तो इसमें सुबंतई केवल जुड़ा हुआ है, प्रथम वृत्ति जो देख रहे होंगे
तो उसके लिए विशेष रूप से समर्थई ही भी जोड़ देना कि समनाधिकरण ही समर्थई सुबंतई सह। क्या जाति ही, तो जातिवाची सुबंतम, इसमें भी समर्थम जोड़ दीजिए। जातिवाची समर्थम सुबंतम विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। मैं बोल रहा हूं कि समानाधिकरण ही पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापका धूर्तई ही समर्थई ही सुबंतई ही। पूरा एक कर दीजिए, मैंने पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद्वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापका धूर्तई समर्थई समनाधिकरण समर्थई सुबंतई सह जातिवाची समर्थम सुबंतम विभाषा समस्यते तब पुरुषस्य समासो भवति। विकल्प से माने ये समर्थ माने पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहत वस्कयनी प्रवक्त्री श्रोत माने प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त समर्थ सुबंत के साथ जातिवाची समर्थ सुबंत समास को प्राप्त होता है विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर जो देख लीजिए, वतंडी चासो युवती च, तो वतंडी का युवती के साथ समानाधिकरण है। समानाधिकरण किसको कहते हैं जी? समानाधिकरण का मतलब होता है कि समानम अधिकरणम ययो ये शाम पदानाम, जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण हो, दो या दो पदों का एक वाच्य हो। तो यहाँ पर वतंडी जिसको कह रहा है, जिस अर्थ को कह रहा है, युवती भी उसी को ही संकेत कर रहा है। तो वतंडी भी समानाधिकरण पद है, युवती भी समानाधिकरण पद है। तो समानाधिकरण युवती जो है, क्योंकि पोटा युवती का, तो समानाधिकरण दो, हालांकि वतंडी भी समानाधिकरण है, परंतु यहाँ पर युवती, क्योंकि युवती उसमें पढ़ा है उससे लेंगे। तो समानाधिकरण युवती शब्द समर्थ सुबंत है, क्योंकि वतंडी का युवती के साथ वतंडी का युवती के साथ संबंध है। तो इसलिए समानाधिकरण युवती समर्थ सुबंत के साथ वतंडी समर्थ सुबंत समास, वतंडी समर्थ सुबंत का समास होता है, और यह तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। तो समास हुआ पोटा युवती स्तोक कतिपय से, और समास होकर के कृत तदित समासाश्च कृदंत तदितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो वतंडी सु युवती सु ये प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिक होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का जो है लुक हो जाता है। तो यहाँ पर सुप का लुक हो गया। तो प्रत्यक्ष लुक लुपा, तो यहाँ पर वतंडी युवती ऐसा हो गया। और समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसी को कर्मधारय भी कहते हैं। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, माने समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवति। बहुत ही सरल अर्थ है, कोई विशेष नहीं है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवति, माने समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय होता है, उसका नाम कर्मधारय संज्ञा होती है। तो वतंडी युवती कर्मधारय है। अब वतंडी युवती इस स्थिति में एक सूत्र है, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये 6-4 छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय तीसरा पाद 6-3-40, छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, जातीय देशीयेषु। अजी मिल गया? छठ पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। स्काई वाले निकाले कि नहीं जी? हाँ। तो पुंबत
पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। अब पुम्मत जो है अव्यय है और कर्मधारय जातीय देशीयेषु ये जो है अकारांत पुंलिंग कर्मधारय जातीय देशीय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और बस इसमें और कुछ नहीं है। अब समास है कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर एक बार बोल रहा हूं, कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु। इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया जी? समास सभी को समझ में आया? स्काइप वाले समझ गए जी? अच्छा जी। अब इसमें अनुवृत्ति स्त्री, इसमें अनुवृत्ति ये 6, 3, 33 नंबर सूत्र है। स्त्रिया पुम्मद भाषित पुंस्कादनु समानादि करने स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिशु 6, 3, 33 नंबर सूत्र है। इसमें से स्त्रिया भाषित पुंस्काद नूंग इसकी अनुवृत्ति आ रही है। माने स्त्रिया भाषी पुम्मद स्त्रिया पुम्मत तो यहाँ पर दिया ही, इसलिए पुम्मत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। स्त्रिया भाषित पुंस्काद नूंग इसकी अनुवृत्ति आएगी जी। समझ गए? तो माने स्त्रिया भाषित पुंस्काद नूंग इतने की अनुवृत्ति आएगी केवल, बस पुम्मत की अनुवृत्ति नहीं आएगी और अन्य की नहीं आएगी। समझ गए? और साथ साथ पहला जो सूत्र है 6:3 का पहला सूत्र क्या है जी? अलुगुत्तर पदे है ना। तो यहां पर उत्तर पदे, अलुक और उत्तर पदे दोनों अधिकार सूत्र है। ये अलुक है, उत्तर पदे दोनों पदों का जो अधिकार है। और ये उत्तर पदे का अधिकार 6:3 138 तक है। छठा अध्याय तीसरा पाद का 138 तक है। तो उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? स्त्रिया भाषित पुंस्काद नून की भी अनुवृत्ति आ रही है और उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति आ रही है। दो की अनुवृत्ति आई। अब जो है यहाँ पर भाषित पुंस्काद नून जो है, तो भाषित पुंस्कात ये है, अलग करेंगे तो भाषित पुंस्कात ऐसा होगा। तो भाषित पुंस्कात और फिर जो है अनूंग तो इसमें पहले भाषित पुंस्कात समझ लें। भाषित पुंस्कात समझ लें तो भाषित पुंस्कात का मतलब होता है भाषितः माने पुमान यस्मिन् अर्थे भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे तो भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे ये जो आपने किया
तो भाषितः माने कहा है, पुमान कहा है, भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे या भाषितः पुमान येन, दोनों कर सकते हैं। जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, जिस यस्मिन अर्थे माने जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है उसको कहेंगे भाषित पुंसक। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ जी? भाषित पुमान यस्मिन अर्थे, तो यस्मिन अर्थे माने जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, तो जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है का मतलब क्या हुआ जी? हमने आपको पहले बताया हुआ कि कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसके 5 अर्थ होते हैं ना जी? कौन कौन से याद है आप लोगों को? 5 अर्थ क्या 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 है? और सत्ता माने सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। कोई भी शब्द बोलते हैं तो इसके 5 अर्थ होते हैं, 5 अर्थ उपस्थित होता है। तो सत्ता का नाम है प्रवृत्ति निमित्त। सत्ता का नाम क्या है जी? प्रवृत्ति निमित्त। यदि ईश्वर की सत्ता ही न हो तो क्या फिर ईश्वर शब्द का प्रयोग होगा उसके लिए? किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ के कारण करते हैं। कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में प्रवृत्त तभी होता है जब उसका कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त हो, कारण हो। प्रवृत्ति का कारण, निमित्त माने कारण। यदि ईश्वर की सत्ता न हो तो ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी से पता चल जाता है कि ईश्वर शब्द का व्यक्ति प्रयोग करता है, इसका मतलब ईश्वर है। आप बोलेंगे कि भाई खरगोश का सिंह, खरगोश का सिंह तो है ही नहीं, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? तो खरगोश का सिंह नहीं है, परंतु खरगोश तो है और सिंह भी है। सिंह की सत्ता अलग जगह है और खरगोश की सत्ता अलग जगह है। खरगोश की भी सत्ता विद्यमान है, सिंह की भी सत्ता विद्यमान है, परंतु उस सिंह का आरोप खरगोश में कर दिया गया, कल्पना कर लिया गया। यदि सत्ता न हो तो शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। बहुत बड़ा सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। भाषित पुंसकाम पर जो है ये इस व्याकरण को समझिएगा और इससे पता चल कीजिएगा कि पाणिनि जी जो है, महर्षि पाणिनि जी जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। जो लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है ये। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वाले लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा ये तमाचा है। बोल रहे हैं कि जिस अर्थ को लेकर के किसी भी शब्द को कहा जाता है, पुंलिंग शब्द को कहा जाता है, तो जब तक अर्थ न हो तब तक पुल्लिंग को कैसे कहेगा या स्त्रीलिंग को कैसे कहेगा? तो 5 में से 5 जो अर्थ है किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह द्रव्य, संज्ञा, लिंग, कारक इत्यादि होता है। तो ऐसे ही जीवात्मा, परमात्मा, हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि जीवात्मा की सत्ता है, तभी हम जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं।
परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका परमात्मा की सत्ता है, तभी तो परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जिसकी सत्ता न हो और उसका प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं होता है। एक अलग चीज है कि व्यक्ति अज्ञानता से किसी में किसी का आरोप कर दे, वो एक अलग चीज है। तो यहां पर जो है प्रवृत्ति निमित्त यदि वह सत्ता मौजूद न हो तो द्रव्य भी नहीं रहेगा, लिंग भी नहीं होगा, संख्या भी नहीं होगा, कारक भी नहीं होगा। द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक और सत्ता, इनमें प्रवृत्ति जो निमित्त है वह सत्ता है। प्रवृत्ति निमित्त क्या है जी? सत्ता है। उसकी सत्ता मौजूद, यदि मान लीजिए स्त्री है, पुरुष है, उसकी सत्ता ही मौजूद नहीं हो तो फिर पुरुष क्या, स्त्री क्या, द्रव्य क्या, ये स्त्रीलिंग है, ये पुंलिंग है, स्त्री है, ये पुरुष है, ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कब होगा? तो प्रवृत्ति निमित्त जो है पांच जो अर्थ हैं, पांच जो अर्थ हैं, उन पांच अर्थों में से जो सत्ता है वह किसी भी शब्द का अर्थ को कहने में प्रवृत्त होता है। समझ गया जी? तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस अर्थ को लेकर के, क्योंकि सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक में जो सत्ता है वह धर्म भी है। मनुष्यत्व, गोत्व, द्रवत्व, ये सब सत्ता है। गोत्व के कारण ही वह गो है। गोत्वपना को हटा दिया जाए, गायपना को हटा दिया जाए, गोत्व को हटा दिया तो गौ की सत्ता ही नहीं रहेगी, गौ रहेगा ही नहीं, न द्रव्य इत्यादि नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पर गो, ये जो गो है, गोत्व जो है गो शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त है। गो शब्द जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है उनके प्रवृत्ति, भले ही हालांकि वह प्रवृत्ति निमित्त भी उस गो शब्द का अर्थ है, परंतु अन्य जितने भी अर्थ हैं उस गो शब्द से उन अर्थों को जो कहा जाता है गोत्व के कारण ही कहा जाता है। गोत्व न हो तो उन अर्थों को नहीं कहा जाएगा। तो प्रवृत्ति निमित्त का मतलब हुआ किसी भी शब्द का धर्म, सत्ता। समझ गए जी? सत्ता, धर्म। तो यस्मिन, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, जैसे ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता हो, नपुंसक और पुंलिंग में भी प्रयुक्त होता हो। जैसे मान लीजिए कि आप तटह और तटी ये ले लीजिए। तटह और तटी, तटी शब्द का भी जो प्रयोग होता है, तट शब्द का भी पुंलिंग में जो प्रयोग होता है, तटी का जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, वह तटत्व धर्म के कारण होता है। तो भाषिता पुमान अस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में, उस तटत्व अर्थ में यह पुंलिंग को कहा है। तटत्व, वह तटी का भी प्रवृत्ति निमित्त जो है तटत्व है और तटह का भी प्रवृत्ति निमित्त तटत्व है। तो चलिए कल इस पर विचार करेंगे। दर्शन का, व्याकरण का दर्शन आ गया तो इस पर कल आप विचार करेंगे। समय हो गया है। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते।